ओके, क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन मैथमेटिक्स। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, बहुत सारे यूज हमें देखने को मिलते हैं। हम क्लास 12 में मैट्रिसेस की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को वेरी एफिशिएंट मैनर में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है हम वो स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट मुझे एक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना है। वो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी, अंकुर हैज़ 3 नोटबुक्स। ठीक है, आपने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, अंकुर हैज 3 नोटबुक्स। इस इन्फॉर्मेशन को मुझे एक्सप्रेस करना है, तो सपोज दैट मैंने इसको रिप्रेजेंट किया लाइक दिस। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर अरे बनाया और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, 3। ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, नोटबुक को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, नोटबुक। अगर मैं ये समझ सकता हूँ कि ये 3 क्या हैं, नोटबुक हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये 3 नोटबुक किसके पास हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये अंकुर के पास है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, अंकुर के पास हैं क्या, नोटबुक, कितनी, 3। ठीक है, एक बात ये समझ आया आपको, किसी इंफॉर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, इसके आगे देखते हैं। नाउ सपोज दैट आपने मुझे एक और इंफॉर्मेशन दी, अंकुर हैज़ 3 नोटबुक एंड 5 पेन्स। ठीक है, और आपने कहा इस इंफॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करिए या एक्सप्रेस करिए। तो इसको मैंने एक्सप्रेस किया, यहाँ मैंने लिखा 3, यहाँ मैंने लिखा 5 और इसको एक रेक्टेंगुलर एरे में मैंने क्लोज कर दिया। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करता हूँ ऐसे, तो मुझे ये डिफाइन भी करना पड़ेगा कि ये 3 यहाँ पर क्या है। तो मैं कहूँगा कि 3 है यहाँ पर नोटबुक। 3 क्या है वहाँ पर, नोटबुक हैं, और 5 यहाँ पर क्या है, तो आंसर है ये पेन्स है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन अंकुर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये बात आती है समझ में। अगर आपने कहा कि अंकुर हैज़ 3 नोटबुक, इस इंफॉर्मेशन को मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया और मैंने कंप्लीट बात बता दी, अंकुर के पास नोटबुक्स हैं कितनी, 3। फिर आपने कहा अंकुर हैज़ 3 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स, तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को भी एक्सप्रेस कर दिया और कंप्लीट बात बता दी, क्या, अंकुर के पास नोटबुक हैं कितनी, 3, पेन्स हैं कितने, 5। ठीक है, इतनी बात भी समझ आती है। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया। सपोज दैट अंकुर के पास, अंकुर हैज़ फिर से 3 नोटबुक एंड 5 पेन्स and also his 2 friends. Suppose that David has 4 notebook and 6 pen, and another, suppose that Ram has 6 notebook and 7 pens. ठीक है, ये आपने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी और मुझे इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तो इसको एक्सप्रेस करने का मेरे पास एक तरीका है कि मैं यहाँ पर इनको टेबुलर फॉर्म में लेके आता हूँ, 3 एंड 5, 4, 6, 6, 7, ये टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको लिखना है। ये बात किसके बारे में है, अंकुर के बारे में, ये डेविड के बारे में, ये राम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये सब क्या है, तो मैंने इसको लिखा, ये सब नोटबुक्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये सब क्या है,
ये पेन्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये आपने मुझे क्या दे दिया, एक टेबलर फॉर्म में इसको लिख के दे दिया। इस इंफॉर्मेशन को क्या ये ज़रूरी है कि इस इंफॉर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो आंसर है नो। इसको दूसरे एक और मेथड से, एक और तरीका है हमारे पास जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास? वो ये हो सकता है कि मैं इधर क्या लिखूं, नोटबुक्स और पेन्स, और इधर क्या लिखूं? इधर मैं लिख सकता हूं अंकुर, डेविड एंड राम। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन। नोटबुक के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कितनी कितनी है, 3, 4, 6, और पेन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 5, 6, 7। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड हो गए। इसको मैं 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, या तो ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इनको एक्सप्रेस करता हूँ तो दोनों ही मेथड में, दोनों ही एक्सप्रेशन के तरीके में कुछ चीज़ों में चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है उसको समझ लेते हैं। जब मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लाइक 3, 4, 6, 5, 6, 7। इस इंफॉर्मेशन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, या इसको कैसे किया जा सकता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 3, 5, 4, 6, 6, 7। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन इनमें और इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है? तो आंसर है इसमें डिफरेंस एक चीज़ का आता है। यहाँ पर जो सबसे पहली लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, तो ये हमारे लिए कौन सी रो है? ये हमारे लिए फर्स्ट रो है। दिस इज फर्स्ट रो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे लिए क्या है? तो आंसर है ये मेरे लिए सेकंड रो का काम करेगी। सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो क्या कहेंगे हम उसको? सेकंड रो। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड रो, ये हमारे लिए क्या है? थर्ड रो। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। इसके बाद कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉलम, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? फर्स्ट कॉलम, और ये हमारे लिए क्या है? सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में। इसी इंफॉर्मेशन को लेकिन जब मैंने ऐसे किया तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है? तो रो हैं यहाँ पर 3। कितनी रो है हमारे पास? 3 रो है, 1, 2, 3। ठीक है, और अगर मैं कॉलम की बात करूं, कॉलम, तो कॉलम हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? 1 फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उनको हम रो कहेंगे, जो वर्टिकल लाइन होंगी उनको हम कॉलम कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम कितने हैं? 2। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को हमने 3 रो एंड 2 कॉलम की हेल्प से एक्सप्रेस किया। इसमें जब हमने इसको एक्सप्रेस किया तो यहाँ पर अगर आप रो देखेंगे तो यहाँ पर रो कितनी है? ये हमारे लिए रो 1 है और ये हमारे लिए रो 2 है, सेकंड रो। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम, ये हमारे लिए क्या है? सेकंड कॉलम, और ये हमारे लिए क्या है? थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ हमने कितनी रो को यूज किया और कितने कॉलम को यूज किया। तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि हमने रो कितनी यूज की हैं यहाँ पर? 2, और कॉलम कितने यूज किए हैं? 3। ठीक है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास 2 तरीके हो गए। या तो हम इसको 3 रो और 2 कॉलम की हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे, या 2 रो और 3 कॉलम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है? ओके, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से, ये क्या थी? एक इंफॉर्मेशन, ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन है।
इनको इस तरह से एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? मैट्रिसेस। इतनी बात समझ में आती है? फिर से, किसी भी इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस की सबसे सिंपल वाली डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ओके, तो इतना समझ आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर अरे होते हैं जिनके अंदर क्या लिखे होते हैं? नंबर्स लिखे होते हैं। फिर से, यहाँ पर मैट्रिसेस किसे कहते हैं? मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर अरे होते हैं जिनके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं, और इन नंबर को हम इस मैट्रिसेस का क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स का हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं हम। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या हुआ करती है? मैट्रिक्स, एक बात और, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस बिल्कुल एक ही बात है। मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के लिए बात हो रही है। मैट्रिक्स का प्लूरल अगर हम बोलेंगे तो वो क्या होगा? मैट्रिसेस होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर अरे है ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरे लेंगे और यहाँ पर कुछ नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, या तो नंबर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, 3x 4x एंड ये नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना? फंक्शन कोई से भी हो सकते हैं यहाँ पर। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ये रेक्टेंगुलर अरे होते हैं जिनमें नंबर्स होंगे या फंक्शन होंगे, एंड द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। तो अभी तक आपको मैट्रिसेस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एक रेक्टेंगुलर अरे में एक्सप्रेस करेंगे, उसमें जो हमारे नंबर्स होंगे उनका नाम एलिमेंट होगा, और ये इस तरह से एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है, सिंबल या रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको जनरली हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? रेक्टेंगुलर एरे से। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर क्या होंगे? एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। और मैट्रिक्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जनरली हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे किसी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, ए मैट्रिक्स को, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, A इक्वल्स टू दिस, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? एलिमेंट्स को लिखूंगा। ठीक है, तो लिखता हूँ एलिमेंट्स। सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स A है जिसके अंदर मुझे एलिमेंट्स को लिखना है। ओके, तो ये एक मैट्रिक्स A है जिसके अंदर हमें किसको लिखना है? एलिमेंट्स को लिखना है। तो एलिमेंट को लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एलिमेंट मैंने लिखा A, यहाँ पर भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A। इस तरह से मैंने यहाँ पर एलिमेंट को लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक लग रही है, लेकिन इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे 4th नंबर वाले A पर लेकर चलो, तो 4th नंबर वाला A, कौन सा 4th नंबर वाला A? 1 2 3 4 ये वाला, 1 2 3 4 ये वाला, 1 2 3 4 ये वाला, कौन सा A? तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने के लिए मुझे पहले इसके एड्रेस आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा, फिर आप मुझे उस एलिमेंट पर लेकर जा सकते हैं। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ रो, ये मेरे लिए कौन सी रो है? हॉरिजॉन्टल लाइन रो 1 है। ये मेरे लिए कौन सी रो है? सपोज दैट ये कोई रो 2 है। इसी तरह से ये कोई रो I है, और ये वाली कोई रो है मेरे लिए, सपोज दैट mth रो।
ठीक है। अच्छा, ये मेरे लिए कोई कॉलम है 1, ये कोई कॉलम है मेरे लिए 2, इसी तरह से ये कोई कॉलम है मेरे लिए j, और इसी तरह से ये कोई कॉलम है मेरे लिए n। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे एक एलिमेंट के पास लेकर चलिए जिसका एड्रेस है A12। ठीक है। तो A12 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम रो को पहले बताएंगे और कॉलम को बाद में। तो A12 का मतलब हो गया A12 कि मुझे फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में लेकर जाना है। तो फर्स्ट रो मेरे लिए कौन सी है, ये, और सेकंड कॉलम कौन सा है, ये। तो आप मुझे इस एलिमेंट के पास लेकर आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये कहाँ रहता है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। ये कहाँ रहता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में रहता है। ठीक है। ये एलिमेंट का एड्रेस क्या है, तो ये फर्स्ट रो में रखा गया है और कॉलम कौन सा कॉलम है, जे। ठीक है। इस वाले एलिमेंट का एड्रेस बताइए, तो ये फर्स्ट रो में रहता है और कॉलम कौन सा है, nth कॉलम में है। ठीक है। सबका एड्रेस समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे अब किसी एलिमेंट के पास लेकर चलिए जो कि फर्स्ट रो में है और jth कॉलम में है, तो आप कहाँ पर लेकर जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ लेकर चले जाएंगे। लेकिन जब केवल मैंने यहाँ पर एड्रेस नहीं लिखे थे और मैंने आपसे कहा था कि मुझे 4th नंबर वाले ए पर लेकर जाइए, तो आपको नहीं पता था कि इधर चलना है, इधर चलना है या ऐसा चलना है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको एक एड्रेस दिया, अब आपको पता चल गया कि आपको कहाँ पर लेकर जाना है। ठीक। इसी तरह से आप और भी एड्रेसेस को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये एलिमेंट कहाँ रहता है, ये सेकंड रो में है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। ठीक है। ये एलिमेंट कहाँ पर लिखा गया है, सेकंड रो में है और कॉलम भी कौन सा है, सेकंड। ठीक। ये एलिमेंट कहाँ पर है, सेकंड रो में और jth कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। ठीक है। रो सब में कैसी रहेंगी, सेम। क्या चेंज होता जा रहा है, कॉलम। ठीक है। सिमिलरली ये ith रो है और कॉलम कौन सा है, 1। ये ith रो, रो सेम रहेगी, केवल कॉलम चेंज होते जाएंगे। सिमिलरली ये mth रो है, तो यहाँ पर ये M1 होगा इसका एड्रेस, और इसका M2, इसका MJ और इसका MN, ये। ठीक। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किसी भी इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है। जिसका सिंबल क्या होता है, मैट्रिक्स का सिंबल होता है एक रेक्टेंगुलर एरे होगा ये, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं। ठीक है। ये हमने अभी तक स्टडी कर लिया। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं उनको हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n column is called matrix of order m into n। यहाँ पर अगर मैं रो की बात करूँ तो यहाँ पर रो कितनी है, तो आंसर है रो 2 है। ये है रो 1, ये है रो 2। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कॉलम कितने हैं, तो आप कहेंगे कि ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2, इसलिए यहाँ पर कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आंसर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे देते हैं, m क्रॉस n, m बाई n। इसको कैसे रीड करेंगे, m बाई n। यहाँ पर m क्या है, रोज, और n क्या है, कॉलम। तो रोज पहले लिखनी है, तो ये रोज और ये कॉलम। ठीक है। सपोज दैट मैं आपको एक और मैट्रिक्स दे देता हूँ, इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, ये 6 7। ठीक। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अब कितना होगा, तो आंसर होगा, रो यहाँ पर कितनी है, अब यहाँ पर रो है 3, तो पहले हम लिखेंगे 3 और उसके बाद
कॉलम कितने हैं 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 2, ठीक है। या इसको हम कैसे पढ़ेंगे 3/2 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल। लाइक हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 1 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें लिखना है। तो ऑर्डर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रो लिखते हैं ऑलवेज, उसके बाद क्या लिखते हैं कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रो यहाँ पर कितनी है 1, ठीक है। कॉलम कितने हैं 1 2 3, 1 into 3, ठीक है। फिर से पहले ऑलवेज क्या लिखना है रो, बाद में क्या लिखना है कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम कहेंगे ये 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स है बी हमारे पास ऐसी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको लिखना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें रो लिखनी है। तो यहाँ पर मैं रो लिखूँगा। रो कितनी है 1 2 3, तो रो है मेरे पास 3 इंटू कॉलम कितने हैं 1, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 3/1, ठीक है। सपोज दैट आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ये 2 1 2 3 2 या 3 1 2 एनीथिंग, ठीक है। इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आप कैसे बताएंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले किसको लिखना होता है रो को। तो रो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर रो है 2, 1 रो एंड सेकंड रो, तो यहाँ पर रो 2 है। और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो कॉलम हो गए हमारे पास 3, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। इसको हम क्या कहेंगे ऑर्डर निकालना, ठीक। अच्छा, अब आपको ऑर्डर लिखना आ गया, तो आपने यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी देख ली होगी कि अगर यहाँ पर इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लिखूँ तो वो कितना है 1 into 3। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो आप क्या कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर मैंने आपसे पूछा होता ऑर्डर क्या है, तो आप आंसर देते 1 into 3। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहते 1 2 3। ये 1 2 3 जब आपने इसको काउंट किया, इसको काउंट करने का एक और तरीका था कि इस ऑर्डर को हम मल्टीप्लाई करा लें। इस ऑर्डर को हम मल्टीप्लाई कराएं 1 into 3, आंसर कितना आया 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एम को यानी कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या निकल जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप चेक कर लें, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3 into 1, लेकिन एलिमेंट कितने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहेंगे यहाँ काउंट नहीं करेंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कितने 3, ठीक है। फिर से यहाँ पर ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर है 2 into 3। अब मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे। अब आप सीधा बताना सीख गए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और आप डायरेक्ट कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन मैट्रिक्स m into n मैट्रिक्स किसके इक्वल होते हैं mn, इनका मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो आपने वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ ली। ऑर्डर समझ में आ गया आपको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले रो को लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन कॉलम को लिखना है, वो क्या कहलाएगा ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो उस ऑर्डर को प्रोडक्ट करा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे। तो अब हम मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं। उसके बेसिस पर हम एग्जांपल 1 करते हैं एनसीईआरटी का। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैन वर्कर और वुमेन वर्कर करस्पॉन्डिंग जो फैक्ट्री हैं वो दिए हुए हैं हमें, ठीक है। क्या करना है,
रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। ठीक है, क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है, किस ऑर्डर की बनानी है, 3/2 में ऑर्डर की बनानी है। ठीक है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ऑर्डर क्या रखना है, 3/2 का रखना है। ठीक, तो 3/2 का ऑर्डर रखने के लिए इस बात का मतलब ये है, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो रो हमें कितनी बनानी है, 3 बनानी है, और कॉलम कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। ठीक है, तो रो 3 बनानी है और कॉलम 2, तो ये रो 3 बन जाएंगी। अगर मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ, क्या क्या लिखना है, 30, 25, 25, 31, 27 एंड 26। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमने एक मैट्रिक्स बना ली, इसको कोई नाम दे देते हैं, सपोज दैट ए मैट्रिक्स। इसमें रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो हैं, कॉलम 1 2, 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो उसने यहाँ पर पूछा हुआ है वो है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो में जाते हैं, थर्ड रो हमारे पास कौन सा है, 1 2 3, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड कॉलम में अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा। क्या बताना है हमें, थर्ड रो सेकंड कॉलम के बारे में, थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं 26, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 26 जो नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन वर्कर को, कौन सी फैक्ट्री में, थर्ड फैक्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम represent number of women worker कौन सी फैक्ट्री में, थर्ड फैक्ट्री, इन थर्ड फैक्ट्री। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बस आसान है ये बिल्कुल। इसको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। ठीक, इसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन है, 26 नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन वर्कर को, कौन सी फैक्ट्री में, थर्ड फैक्ट्री में। ठीक है, बिल्कुल आसान वाला एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने हैं, 8। वी नो दैट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m हैव नंबर ऑफ एलिमेंट mn। ये पढ़ा था आपने। ठीक है, अगर कहीं पर किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो आंसर आप देंगे 6, तो 2 × 3, तो m × n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, mn, यानी 2 × 3। ठीक, अच्छा, हमें कितने चाहिए, हमारे पास आंसर है 8। कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, 8 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनेंगे, वहाँ पर ऐसे नंबर के ऑर्डर पेयर बनेंगे जिनका प्रोडक्ट कराने पर आंसर क्या आता हो, 8 आता हो। ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऐसे ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 है ना, 2 4 हो सकता है, 2 × 4 कराएं तो आंसर क्या आता है, 8 आता है।
और क्या हो सकता है, और सोचिए 4 इंटू 2 हो सकता है, और 1 इंटू 8 हो सकता है, 1 इंटू 8, और क्या हो सकता है 8 इंटू 1 हो सकता है, और कोई नंबर जिससे मल्टीप्लाई कराने पर आंसर 8 आ जाता हो, तो ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, सो पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 4 हो सकता है। ठीक है, 4 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें 4 रो हो 2 कॉलम हो, या 2 रो हो 4 कॉलम हो। और क्या हो सकता है 1 इंटू 8, क्या हो सकता है 1 रो हो और 8 कॉलम हो, या 8 इंटू 1 का ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर हैं जिनसे ये पॉसिबल ऑर्डर बनाए जा सकते हैं। तो फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने थे, 8। हमें ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढने थे जिनका दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कराकर हमारे पास क्या आता हो, 8 आता हो। तो ऐसे नंबर्स यही होंगे हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करा के 8 आता है तो ये उनके ऑर्डर बन सकते हैं। ठीक है, m इंटू एन का अगर ऑर्डर हो तो mn एलिमेंट होते हैं, तो 8 कैसे बन सकता है, 4 इंटू 2 हो सकता है ना, 2 इंटू 4 हो सकता है, 1 इंटू 8 हो सकता है, या 8 इंटू 1 हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ठीक, ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिस। हमें कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, 3/2। तो 3/2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने का मतलब है कि वहाँ पर क्या होंगी, 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट कैसा होंगे, 3 रो 2 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड रो हो गया ये फर्स्ट कॉलम, एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है ना, तो ये 3/2 की एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, अच्छा, तो हमें ये एलिमेंट चाहिए जिसमें आई जे क्या है, आई शो करता है किसको, रो को, और जे किसको शो करता है, कॉलम को। ठीक है, तो आपको 3/2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए इन सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, A11। A11 का मतलब ये है कि यहाँ पर I की वैल्यू 1 रखी जाएगी और J की वैल्यू 1 रखी जाएगी। इसमें पुट कर देते हैं 1/2, I की वैल्यू 1 -3, J की वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व होकर कितना आएगा, 1/2, ये आएगा -2, है ना, -2 इस मोड से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2, और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, और क्या चाहिए आपको, A12 चाहिए, तो A12 निकाल लेते हैं। A12 का मतलब क्या है, I की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे 1, और J की वैल्यू क्या रखोगे 2, यहाँ पुट करना है 1/2, I की वैल्यू 1 -3 इंटू J की वैल्यू कितनी रखनी है 2। ठीक है, समझ आ रहा है, I1 J की वैल्यू 2, ये पुट कर देंगे इसमें, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 इंटू 3 2 जा 6, -1 करेंगे -5 आएगा, लेकिन इस मोड से बाहर आएगा तो 5, तो ये आ जाएगा 5/2। अच्छा, ये दोनों हमने निकाल लिए, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। A21 चाहिए, A21 का मतलब क्या हुआ, I 2 रखना है, J 1 रखना है। ठीक है, रख देते हैं 1/2, I की वैल्यू 2 -3 इंटू J की वैल्यू 1, 1/2, 3 -2 -1, मोड से बाहर आएगा +1 बनेगा, और आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, 2 1 हो गया, और क्या चाहिए, A22 चाहिए,
A22 का मतलब क्या है? A22 का मतलब ये है कि यहाँ पर I की वैल्यू 2 रखी जानी चाहिए और J की वैल्यू 2 रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या आएगा? 1/2 I की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू J की वैल्यू 2। इसको सॉल्व कर देंगे। 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 माइनस 4, मोड से बाहर आएगा 4। सॉल्व किया, कितना आ गया? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन भी हो गई। अच्छा, अब इसके बाद और किसकी करनी है? 3 1 और 3 2 की कैलकुलेशन करनी है। तो 3 1 और 3 2 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? थ्री वन का मतलब ये हो गया कि I की वैल्यू 3 रखी जानी है, J की वैल्यू 1 रखी जानी है। किसमें? जो रिलेशन हमें गिवन है। क्या गिवन है? I माइनस 3J। ठीक, पुट कर देता हूँ। 1/2 I की वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू J की वैल्यू कितनी? 1। इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 माइनस 3 0, आंसर आ गया 0। ठीक, अच्छा, इसके बाद 3 2 निकालना है। 3 2 3 I की वैल्यू 3 रखी जाएगी, J की वैल्यू 2 रखी जाएगी। तो 3 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। 3 2 जा 6 माइनस 3 मोड से बाहर आएगा तो 3, कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फाइनल मैट्रिक्स हमारी क्या बनी वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने A11 कैलकुलेट कर लिया था, 1 2 कैलकुलेट कर लिया था, 2 1 2 2 और 3 1 और 3 2, ये हमने कैलकुलेट कर लिए। क्या क्या आंसर आए थे हमारे? A11 आया था 1, ये आया था 5/2। ठीक है, दूसरा ये आया था हमारा 1/2 और ये 2, इसके बाद 0 और 3/2। सो दिस इज रिक्वायर्ड 3/2 मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल आसान होता है इनको करना। जो भी नंबर चाहिए, जो भी ऑर्डर चाहिए, उस ऑर्डर को पहले यहाँ लिख लो। ठीक, इससे आपको ये पता चल जाता है कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर हैं। उन एलिमेंट को आप कैलकुलेट कर लो। ये आपको ये बताता है कि पहला वाला नंबर I को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा J को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बस I और J की वैल्यू पुट करनी है, सबको कैलकुलेट करना है और लास्ट में क्या करना है? मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको नोट कर देना है। ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है।